नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चीज़ें, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नैनीताल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुमाऊं के अंतर्गत ये लास्ट जिला रहेगा हमारा आज। इसके बाद हम गढ़वाल के जिले शुरू करेंगे, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आज हमारा कुमाऊं का लास्ट जिला है जो है नैनीताल। देखिए, नैनीताल इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो नैनीताल उत्तराखंड ही में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की जो झीलें हैं, ठीक है, नैनी झील है जो, और यहाँ का जो प्राकृतिक जो चीजें बनी हुई है यहाँ, ठीक है, तो इसके लिए लोग काफी ज्यादा यहाँ पे आते हैं। अगर हम आगे जैसे पढ़ेंगे, हम कैंची धाम के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम मुक्तेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, हम भवाली के बारे में पढ़ेंगे, रामगढ़ रामनगर के बारे में पढ़ेंगे, हल्द्वानी काठगोदाम के बारे में पढ़ेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ये हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी जो नॉलेज है, आप उत्तराखंड के रहवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में ये चीजें भी यहाँ पे हैं करके। तो आज हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, पहले तो हम उत्तराखंड का मैप देखते हैं, तो ये आपका है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि नैनीताल कितने जिलों को टच करता है उत्तराखंड के। तो पहली बात आपका चंपावत, आपका अल्मोड़ा, आपका पौड़ी और आपका उधम सिंह नगर, तो चार जिलों को, ठीक है, तो उत्तराखंड के चार जिलों को यहाँ पे टच करता है कौन, इसको लाइन में नोट कर लेना, नैनीताल। साथ ही साथ नैनीताल जो है आपका, ये उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पे टच करता है। ये वाला रीजन जो है आपका, ये स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, राज्य की बात करेंगे तो ये यूपी उत्तर प्रदेश से टच होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए, जब मैंने आपको आंतरिक जिलों के बारे में पढ़ाया था, उत्तराखंड के चार आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, नंबर एक आपका आंतरिक जिला रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग के बाद आपका यहाँ पे टिहरी आता है। ठीक है, ये दो आपके गढ़वाल में आंतरिक जिले हैं, जिनकी सीमाएं न किसी देश से लगती है न किसी राज्य से लगती हैं। आप खुद ही देख सकते हैं मैप में, ठीक है। इसी में अगर हम कुमाऊं के अंतर्गत बात करते हैं, तो एक आपका बागेश्वर और एक आपका यहाँ पे अल्मोड़ा, ये दोनों ही आंतरिक जिले हैं। बाकी कोई भी जो जिले हैं वो कहीं ना किसी देश से या किसी राज्य से लग रहे हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रोकूंगा, 2 मिनट आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे आपका नैनीताल, तो बहुत से लोग कहते हैं कि नैनीताल भी आंतरिक जिला है क्योंकि ये नहीं लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये आपका यूपी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है, इसलिए आंतरिक जिला नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाकी आप देखिए यहाँ पे उधम सिंह नगर, ये आपका यहाँ पे यूपी से, यहाँ पे नेपाल से, चंपावत आपका नेपाल से, पिथौरागढ़ आपका तिब्बत से और नेपाल से, आपका यहाँ पे जो चमोली है वो आपका तिब्बत से, उत्तरकाशी तिब्बत और हिमाचल से, देहरादून आपका यहाँ पे देखिए यूपी से, इस टाइप से, और यहाँ पे कह सकते हैं हिमाचल से, ठीक है। तो ऐसे आपका हरिद्वार भी और आपका यहाँ पे पौड़ी भी यूपी से लगता है। तो दो हमारे चार ही उत्तराखंड में आंतरिक जिले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलो, अब हम धीरे धीरे एक संपूर्ण अध्ययन की तरफ चलते हैं। नैनीताल जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है उनको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है नैनीताल जनपद की स्थापना की बात आती है, तो इसकी स्थापना होती है 1891 में, इसकी स्थापना यहाँ पे होती है। इसका जो जिला मुख्यालय है वो आपका नैनीताल में है, 1854 में इसको स्थापित यहाँ पे किया गया था। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये इसकी जो वर्ग किलोमीटर में जो एरिया है, इसका 4251 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि राज्य का पांचवा सबसे बड़ा जिला है। देखिए, जब हमने बात की थी, सबसे बड़ा जिला हमने पढ़ा था चमोली को पढ़ा था, फिर हमने उत्तरकाशी को पढ़ा था, फिर हमने पिथौरागढ़ पढ़ा था, और कल हमने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जब पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि अल्मोड़ा हमारा सातवां सबसे बड़ा जिला है। तो इसी क्रम में आज हम नैनीताल को जब पढ़ रहे हैं, तो नैनीताल हमारा पांचवा सबसे बड़ा जिला देखने को यहाँ पे मिलता है। अब नैनीताल के कुछ उपनाम भी हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सरोवर नगरी के नाम से, इसको हम जानते हैं। दूसरा है झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी तो काफी ज्यादा फेमस है। जब आप देश दुनिया में जाते हैं तो वहां पे, जब किसी अब्रॉड भी जाते हैं तो देखा हुआ है, नैनीताल को हर कोई जानता है कि नैनीताल हाँ एक जगह है, काफी अच्छी जगह है, जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखते हैं नैनीताल के पौराणिक काल में कुछ आधुनिक युग तक के इतिहास को समझने का यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले हम उत्तराखंड की नैनीताल के अंतर्गत जब आते हैं, तो नैनीताल में हम देखते हैं 1841 में पी बैरन नाम से, इनको पिलग्रिम भी कहते हैं, के द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पे ट्रेल के द्वारा, इससे पहले ट्रेल के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, विजिट किया गया था। बट यहाँ पे देखा जाए तो इसको जो मेन जाता है, जो यहाँ पे खोज की बात करें, तो वो पी बैरन को इसकी खोज कहा जाता है, जो 1841 में जाता है। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थोकदार नरसिंह थे, जो इनके दबाव ने, मतलब अंग्रेजों के दबाव में ये आए थे, और इनके द्वारा अंग्रेजों को ये जमीन बाद में दे दी गई थी, नैनीताल को पूरा, ठीक है। इनके ऊपर पहले कहा जाता है कि इनके, ये नैनीताल के अंतर्गत पूरा मालदार जो थोकदार नरसिंह थे, इनको ही, इनका ही मतलब यहाँ पे शासन था, मतलब, ठीक है, या मतलब इन्हीं के अंदर जो चीजें आती थी। 1873 की बात करते हैं, तो नैनीताल में नगर पालिका गठन किया जाता है, औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको नगर निगम कैसे बनाया जाता है। 1891 में नैनीताल जनपद का स्वतंत्र रूप से गठन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 1891 में नैनीताल जनपद यहाँ पे बन गया था।
पौराणिक संदर्भ की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ऋषि सरोवर कौन से पुराण में कहा गया, तो स्कंद पुराण में नैनीताल का नाम यहाँ पे इस नाम से यहाँ पे अंकित है। प्राचीन काल में इसे छकाथा या षष्टिखाता परगना रखा गया था। देखिए छकाथा का मतलब होता है, यहाँ पे कहा जाता है कि 60 झीलें थी करके, यहाँ पे 60 खाल थे या खाल में झीलें थी कह सकते हैं, इसलिए इसको छकाता कहा था। अभी के टाइम पे तो कम बची है, 7 से 8 बची हुई हैं, बाकी सूख गई हैं सब, पर पहले 60 झीलें यहाँ बताई जाती है, इसलिए इसको छकाता इसको कहते थे। 1841 से 1850 के बीच में अगर बात करें तो अंग्रेजों द्वारा इसकी बसावट की, अंग्रेजों के द्वारा इसको मतलब इसको इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया, यहाँ पे चीजें बनाई गई। कमिश्नर लुटिंगसन ने कोठी बनाई अपनी यहाँ पे, और 1850 में नगर परिषद का गठन यहाँ पे किया गया, किसका, नैनीताल के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी 1880 के आसपास, ठीक है। 1880 के पास यहाँ पे होता क्या है, जो आपका यहाँ पे 18 सितंबर 1880 को डेट को याद रखना, क्योंकि इसके तो पहले से ऐसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। तो यहाँ पे भूस्खलन होता है, ठीक है। तो जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो यहाँ पे 151 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो 151 लोगों की मृत्यु होती है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो मरने वाले लोग थे वो क्या थे, अंग्रेज थे आपके, ठीक है। तो अंग्रेजों की मृत्यु होती है, तो अब अंग्रेजों को क्या जलाया तो जाता नहीं है, तो इनको यहाँ पे दफनाया गया था, ठीक है। इनका एक कब्रिस्तान यहाँ पे है, तो उसी कब्रिस्तान का नाम है, इसका नाम रखना लिख लेना आप लोग, पाइन्स सेमेस्ट्री। क्या है आपका, पाइन्स सेमेस्ट्री करके इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाइन्स सेमेस्ट्री जो है, और ये नैनीताल में ही है, और यहाँ पे क्या है, कब्रिस्तान है किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। इसको कैला खान सेमेस्ट्री भी कहा जाता है, इसको कहते हैं आपका कैला खान सेमेस्ट्री भी कहा जाता है, कैला खान सेमेस्ट्री भी इसको कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो बड़े स्केल पे यहाँ पे जब यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे भूकंप भी आया था, दोनों चीजें थी, भूकंप से के बाद ही लैंडस्लाइड यहाँ पे होता है, और काफी ज्यादा यहाँ पे लोग यहाँ बजाते हैं इसको ही, यहाँ पे इनका कब्रिस्तान है अभी भी। अगर आप वहां देखते हैं तो इस दुर्घटना के बाद इनके परिजन जो अंग्रेज जो मरे थे, अभी भी इंग्लैंड जहां भी इनके परिजन रहते हैं, वो यहाँ पे इनको यहाँ पे आते हैं, और इस कब्रिस्तान को आज भूतिया नाम से भी इसको जाना जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1996 में, आज से 30 साल पहले इसको यहाँ पे हिल स्टेशन के रूप में दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नैनीताल को देखते हैं, तो नैनीताल के अंतर्गत खासकर हम देखिए, पहले हम नैनीताल की बात करेंगे। तो नैनीताल में ना ये पूरा जो है आपका ये नैनी झील है, ठीक है। अब नैनी झील को दो भागों में डिवाइड किया है, देखिए होने को एक ही झील है, बट इसको एक मल्लीताल कहते हैं, एक तल्लीताल कहते हैं। अब देखिए कुमाऊं के अंतर्गत या गढ़वाल के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, तीर का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछा था ना, तीर। अब ये धनुष बाण वाला तीर नहीं था, तीर मतलब होता है नीचे का साइड, तो कुमाऊनी में कहते हैं नीचे के साइड को तीर कहते हैं। तो इसी में एक मल्लीताल मतलब ऊपर का भाग, यहाँ पे आपका नैना मंदिर भी देखने को मिलता है, और एक तल्लीताल है जो नीचे का है, नीचे का तल, ठीक है। तो तल्लीताल मल्लीताल दो चीज है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे एक नैना पीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको चाइना पीक भी कहा जाता है। 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सबसे ऊंची चोटी नैनीताल की ये मानी जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ये याद यहाँ पे करना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक है आपका देवपाठा व अयार पाठा चोटी भी देखने को मिलती है। अन्नी में देख तो एक स्नो व्यू है, एक आपका सेन का डांडा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हांडीगढ़ी और आलमसरिया कांठा, ये अब सब कहाँ पे मिलते हैं, ये नैनीताल में देखने को मिलते हैं। अन्य पर्वत चोटियों की बात करूं तो हिडम्बना पर्वत, किलवरी पर्वत, हनीबनी चोटी, देवगुरु उखलकांडा, जो उखलकांडा ब्लॉक है आगे हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा पुराना ब्लॉक बनाया था उत्तराखंड में, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से है, जब यहाँ पे ब्रिटिश काल चल रहा था। तो अयारपाटा क्षेत्र में जो डेरोथी भी सीट है, टिफिन टॉप जो कहते हैं, अंग्रेज कैलेट टेरोठी के नाम पे इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब जो नैनीताल है, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जो नैनीताल है, ठीक है, तो नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, किससे, 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, और इसके उत्तर में क्या है आपका, नैना पीक है, चाइना पीक जो मैंने बताया, ये आपकी क्या है, ये इसके पूरब में है, ठीक है, सॉरी उत्तर में है, नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ पूरब में, ये इसके उत्तर में है, इसको याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसकी ऊंचाई मैंने बता दी 2611 मीटर है, 7 पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है, और उत्तर में आपको चाइना पीक देखने को, या इसको जो नैना पीक है वो देखने को यहाँ पे मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, तो ये जो नैनीताल नगर है, ठीक है, ये समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर है, कितने, 3829 मीटर की ऊंचाई, उनचाल सॉरी 2900 1900 ना 2900 1938 मीटर की ऊंचाई पर है। और जिसके बीच में कहा जाता है कि इसकी जो झील है ना, ये देखिए आपको एक झील दिख रही है जो ना, ये किसके समान है, ये नाशपाती के समान है, किसके समान है, नाशपाती के समान। अगर नाशपाती आपने देखी होगी, खाई होगी, तो उसके समान ये झील यहाँ पे मानी जाती है, इसे कोई नैना झील यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और रखना आपको। अब जो बैरन है, ठीक है, पी बैरन है, इनके द्वारा
एक कह सकते हैं पुस्तक लिखी। अब ये बुक कभी कभी पूछ लेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पी बैरन के द्वारा, यहाँ पे मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई। इस बुक का नाम था हिममाला। क्या है? हिममाला। याद रखना इसको, ये हिममाला पुस्तक है, ये पी बैरन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें जो नैनीताल के थोकदार थे, नूर सिंह, ठीक है, इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर इनने अंग्रेजों को ये दान, मतलब दान नहीं देना चाहते थे, कहने का मतलब ये है। बट अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर दखल दिया गया और इनकी से जमीन यहाँ से हड़प ली गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसी में जब आपने बताया कि मैंने इसको छकाता भी कहते थे, ठीक है, छकाता, तो छकाता कहने के समय इसी क्षेत्र को खड़देश भी कहते थे। खड़देश, इसको भी आपको याद यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, तो छकतान परगने में पड़ता था, इसलिए इसको यहाँ पे खड़देश भी कहते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आगे देखते हैं नैनीताल की प्रमुख झीलों के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम बनते हैं, क्योंकि जो नैनीताल फेमस है, मोस्ट ऑफ वो किसके लिए फेमस है? झीलों के लिए फेमस है। अब पहला अगर हम बात करते हैं, तो बात करते हैं पहली झील है हमारी भीमताल के बारे में। अगर भीमताल के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो भीमताल की विशेषता क्या है? कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है पहले तो। ठीक है, तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी तो ये कौन सी है? भीमताल है। अब यहाँ पे जो 1664 मीटर दिया है ना, ये इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है। ठीक है, 447 मीटर इसकी क्या है? विड्थ है, चौड़ाई है। और 26 मीटर क्या है? इसकी गहराई है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये एक त्रिभुजाकार झील है और बीच में एक टापू है, जहां पे वैसे रेस्टोरेंट वगैरह अभी तो शायद बंद कर दिया गया है। इसी तट पर एक भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है और विक्टोरिया बांध भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। कमल ककड़ी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि भीमताल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भीमताल के बारे में। तो ये इसकी क्या है? चौड़ाई, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये की गहराई है इतनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे बन जाएगा। ये आगे देखते हैं, अगला अगला है हमारा नौकुचिया ताल। देखिए, नौकुचिया ताल की बात करें तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील मानी जाती है, जिसकी गहराई है आपकी 40 मीटर। देखिए, अगर लंबाई की बात करेंगे, सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो आपका भीमताल है। सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो ये आपकी नौकुचिया ताल है, जो कि नौ कोनों नाम में ही छुपा हुआ है। नौकुचिया, नौ कोनों वाली झील। ठीक है, यहाँ इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे मुख्य तथ्य जो है, विदेशी पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पे क्या होता है, जो विदेशी पक्षी होते हैं, ठीक है, साइबेरियन टाइप की जो वाले जो आते हैं, यहाँ पे प्रवास करने आते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे नौकुचिया ताल में। अगला है सात ताल। कुमाऊं की सबसे रमणीय झील मानी जाती है। इसकी तुलना ना इंग्लैंड की एक वेस्टमोरलैंड जो झील है, ठीक है, उसके समान इसको माना जाता है। कई झीलों का समूह है, जिसमें नल दंपति ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, ये सब सात ताल के ही पार्ट है। इसके मुख्य तथ्य हैं, नल दमयंती ताल पंचभुजाकार, जो पांच भुजाओं वाली है। में मछली पकड़ना यहाँ पे क्या है? अलाउ नहीं है, नहीं मछलियां पकड़ना यहाँ पे सरकार ने बैन कर रखा है। ठीक है, अमेरिकी मिशनरी यहाँ पे स्टेनले जोन्स का आश्रम इसके पास में देखने को मिलता है। कहाँ? सात ताल के पास में ही। यहाँ पे मछलियां नहीं पकड़ी जाती। कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सात ताल में मछलियां पकड़ी जाती, नहीं पकड़ी जाती, गलत स्टेटमेंट होगा ये। खुरपा ताल जो है, ये भी आपका नैनीताल में ही है। ये है आपका, जो जानवर के खुर होता है ना, उसके समान यहाँ पे ये ताल है, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल रखा हुआ है। जो खुर होता है जानवरों का, उसके समान इनको माना जाता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत एक दो इंपॉर्टेंट झील और आपको, एक है आपका सूखा ताल। ठीक है, सूखा ताल, ये कहां पर है? ये भी आपका नैनीताल में देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक आपका है लोखाम। ठीक है, लोखाम ताल, लोखाम ताल एक है आपका, इसी हरीश ताल। ये सभी कहाँ हैं? ये भी आपको नैनीताल में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जलप्रपात, दर्रे एवं प्राकृतिक संपदा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दर्रे, घाटियां और संपदा की बात करेंगे। देखिए, शिवालिक क्षेत्र के जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, इसके दर्रे जो है, एक है आपका चिल्किया दर्रा, ढिकुली के पास पड़ता है। चौकी घाट दर्रा, चोरगलिया दर्रा, जो कि हल्द्वानी, जब आप सितारगंज या खटीमा साइड से जाते हैं तो आपको चोरगलिया जगह पड़ती है। ठीक है, दर्रा है यहाँ पे एक। और बमोड़ी दर्रा, ये भी आपका काठगोदाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चोरगलिया दर्रा, बमोरी दर्रा और चौकी घाट और चिल्किया दर्रा, ये कहाँ है? नैनीताल में ही है। घाटियों की बात करते हैं तो पतली व कोटादून नैनीताल में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कोटादून कहाँ पर है, तो नैनीताल में है। और जुड़वा घाटी देखने को मिलती है रामनगर, जो कि नैनीताल के अंतर्गत ही आपका देखने को मिलता है। खनिज मिट्टी की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, जब वो पूछा जाता है ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये नैनीताल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो काला डूंगी व रामगढ़ में मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको पता होगा, जब आप और पढ़ते होंगे
यहाँ पे लोहे की जब 5 टाइप की और परतें होंगी तो उसमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो ये मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन सी जगह पे ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका भीमताल नैनीताल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जलप्रपात वाटरफॉल्स की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका भालूगाड़ जलप्रपात। देखिए अब मुक्तेश्वर, जैसे नैनीताल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कैची धाम का नाम सुना होगा आपने, मुक्तेश्वर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि मुक्तेश्वर काफी ज्यादा ठंडी जगह है उत्तराखंड में, और यहाँ पे टेम्परेचर अगर ठंडियों में जाएंगे तो माइनस में देखने को मिलता है, और ठंडियों में भी अब जाते हैं तो यहाँ पे ना जितना भी दिल्ली एनसीआर का जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं वीकेंड पे, वो सब मुक्तेश्वर ही देखने को मिलता है अभी के टाइम पे, ठीक है। एक बार मैं भी गया था, तो काफी अच्छी जगह है, वो काफी ठंडी जगह है। अगर आप जून के मंथ में भी जाएंगे तो शाम के टाइम पे ऐसा फील होगा आपको कि मतलब बहुत ठंडी जगह करके, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट जगह है आपका मुक्तेश्वर। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट एवं लालुआगाड़ जलप्रपात, ये कॉर्बेट फॉल्स के पास में देखने को मिलता है। फिक्रीज झरना कालाडूंगी में देखने को मिलता है। डोकनी झरना भुवाली में देखने को मिलता है। बारोती रॉ जलप्रपात, ये आपको चूना खान इको टूरिज्म के रूप में देखने को मिलता है। और वुडलैंड वाटरफॉल्स पदमपुरी सुभाष झरना, ये सब धारा, ये सब आपको कहाँ पे है, नैनीताल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नगर प्रोफाइल की बात करते हैं, ठीक है। हल्द्वानी राज्य का व्यापारिक अब देखिए राज्य का जो व्यापारिक नगर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको दो टाइप से, एक तो कुमाऊं का सबसे जो मेन जगह है वो आपका आपका हल्द्वानी है, ठीक है। सबसे बड़ी मार्केट भी हल्द्वानी को कहेंगे, और पूरा जो व्यापार है, सब्जियां जो पहाड़ों पिथौरागढ़ चंपावत अल्मोड़ा नैनीताल को जो सब्जियां जाएंगी वो हल्द्वानी से ही जाएंगी पूरे। तो ये काफी अच्छा मतलब व्यापारिक मार्ग, कपड़े लेने आप जा रहे हो यहीं पे आपको मिलेंगे, हर चीज के लिए आपको यहाँ पे हल्द्वानी फेमस देखने को मिलता है। देखिए गोला नदी के तट पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे ना एक डैम भी बन रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा डैम यहाँ पे गोला नदी पे अभी बन रहा है। चलिए बता देता हूँ मैं, जमरानी बांध। जमरानी बांध जो कि अभी यहाँ पे बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका गोला नदी के तट पर, और गोला नदी के तट पे ही बसा हुआ है आपका हल्द्वानी शहर बसा हुआ है। अब हल्द्वानी इसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे ना हल्दू के पेड़ काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे होते हैं, तो इसका नाम हल्दू पड़ गया वहां से। पेड़ों की अधिकता, ये जो हल्दू के पेड़ है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया था। किसने किया था, विलियम ट्रेल ने किया था, कब, 1834 में। ट्रेल के बंगले को खाम का बंगला कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोलिए खाम का बंगला कहाँ है, हल्द्वानी में है। किसके नाम, किसका है, विलियम ट्रेल का है। तो ट्रेल के बंगले को ही खाम का बंगला यहाँ पे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। गोला नदी के तट पे बसा हुआ है, हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इसको हल्द्वानी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और राज्य का या फिर कुमाऊं का व्यापारिक नगर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्रम को देख लेते हैं, ठीक है। 1884 में 18 पहली बार रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, ठीक है। 1901 में देखिए जब से हल्द्वानी में काठगोदाम में रेल बना है उसके बाद आगे रेल पहुंच नहीं पाई है, उसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो काठगोदाम लास्ट स्टेशन कह सकते हैं हम यहाँ पे कुमाऊं के अंतर्गत, जब यहाँ पे ट्रेन का है करके। 1901 में आर्य समाज भवन का निर्माण 1901 में यहाँ पे हल्द्वानी में किया जाता है, नैनीताल में किया जाता है कह सकते हैं। खासकर हम हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1966 में नगर पालिका का दर्जा दे दिया, किसको दे दिया गया, यहाँ पे हल्द्वानी को दे दिया गया। और 2011 में नगर निगम बना। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं यही देखने को मिलती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलती है। क्लियर है आप लोगों को। और नगर निगम 2011 में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे टोटल कितने हैं, 11 हैं। पहले 9 थे, 2 अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अभी बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, 11 नगर निगम उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। जब हम प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे उत्तराखंड का, तो वहां पे मैं आपको चीजें क्लियर बता दूंगा वहां पे, ठीक है। कितनी नगर पालिका की सीटें हैं, कितनी नगर निगम है, कितने क्या है, ठीक है, सब बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप जान रहे कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में, क्योंकि संस्थानों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए तो संस्थानों की बात करूंगा, तो सबसे पहले आता है आपका राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहां पे होती है, हल्द्वानी में ही होती है, ठीक है, याद रखना इसको। दुग्ध संगठन की बात करूंगा, 1949 काफी पुरानी बॉडी है, याद रखना। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट मेडिकल कॉलेज, राज्य का पहला पैरामेडिकल कैंसर अस्पताल भी आपको देखने को मिलता है। और कुमाऊं के अंतर्गत एक ही हॉस्पिटल है, जहां अगर पिथौरागढ़ में, चंपावत में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में कुछ भी किसी को रेफर करना है तो वहीं भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अस्पताल आपको ये मिलता है, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल देखने को मिलता है, हल्द्वानी में है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, ये भी आपका गोलापार हल्द्वानी में देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर गोलापार हल्द्वानी में ही है, 2016 में बना था। राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क 2020 और लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये दोनों कहां पर है, ये भी आपको हल्द्वानी में देखने को मिलते हैं, याद रखना। राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां पे है बोलेगा तो हल्द्वानी में है, 2020 में बना था। और लघु उद्योग सेवा संस्थान भी हल्द्वानी में देखने को आपको मिलता है। ये क्लियर होंगे, ये नोट करना साइड में, क्योंकि बहुत बार अगर पीडीएफ आप नहीं पढ़ोगे तो छोटे छोटे इनको शॉर्ट में नोट्स में लिख लो, क्विक रिवीजन के लिए काम आएंगे आपको।
चलिए आगे देखते हैं, कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम एवं रामनगर की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों जगह काफी फेमस है टूरिस्ट के लिए भी, ठीक है, क्योंकि रामनगर तो पता ही आपको कॉर्बेट है यहाँ पे, और काठगोदाम भी जो भी लोग नैनीताल घूमने आते हैं या फिर अल्मोड़ा घूमने आएंगे, रानीखेत घूमने आएंगे, कैची धाम अभी लोग आ रहे हैं, तो वो काठगोदाम तक ही ज्यादा ट्रेन से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम काठगोदाम की बात करते हैं। देखिए काठगोदाम फेमस इसलिए है, देखिए रेल की पटरी भी यहाँ बनाई हुई मैंने, ठीक है। नदी, कोला नदी के तट, देखिए अब आप हल्द्वानी कभी आएंगे तो हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच में पता ही चलेगा आपको काठगोदाम कहाँ खत्म हुआ, हल्द्वानी, दोनों सेम सेम, मतलब 2-3 किलोमीटर में दोनों बसे हुए हैं, पता ही चलता कि काठगोदाम है, दोनों का नाम ऐसे रख दिया है कि कोई बड़ी अलग अलग सिटीज नहीं है, ठीक है, साथ साथ ही देखने को मिलते हैं दोनों। तो नदी है आपकी गोला नदी के तट पर है, गुलाब घाटी यहाँ पर स्थित मिलती है काठगोदाम में आपको। अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो पुराना नाम बमोरी घाट, क्वेश्चन पूछता है बमोरी घाट किसका नाम था, काठगोदाम का नाम था। बाड़ा खेड़ी भी इसको कहा जाता है, और 1900 में दान सिंह मालदार ने लकड़ी के गोदाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, काठ गोदाम पड़ा, ठीक है। तो इनका नाम अभी कभी आप लोगों ने, आई थिंक आप लोग बहुत लोग सुनते हो, 12 मासा करके एक उत्तराखंड में चैनल है यूट्यूब पे, काफी अच्छा चैनल है, ठीक है। अगर आपको अपनी संस्कृति के बारे में उसमें जानना है, ठीक है, तो वो लोग काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो 12 मासा के ऊपर अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आती है, ठीक है, जो हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक होते हैं या कल्चर रिलेटेड टॉपिक होते हैं, तो उनको आप कभी भी सुना करिए, उससे क्या होता है आपके क्वेश्चन ना क्लियर होते जाते हैं वहां से। तो यहाँ पे दान सिंह मालदार ने लकड़ी के गोदाम के कारण इसका नाम काठगोदाम पड़ा, क्योंकि ये दान सिंह मालदार काफी ज्यादा मालदार नाम से लग रहे हैं कि मालदार, ठीक है। तो 1884 में बड़ी रेलवे लाइन यहाँ पे चालू हो गई, जो मैंने बात कहा लखनऊ से हल्द्वानी तक ट्रेन चली थी, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। रानीबाग की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है, रानीबाग के बारे में आप लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते होंगे। चित्रशिला भी इसको कहा जाता है, समीपस्थ पर्यटन स्थल जहां पुष्पमंद्रा, नैनगाड़ एवं गोला नदी का संगम होता है। एक आपका उसके बाद आता है जूली कोट, ये भी नैनीताल से जब आप लोग जाते हैं भवाली के साइड रास्ते पड़ता है आपका जूली कोट, मधुमक्खी पालन केंद्र के लिए काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए रानीबाग में ही आपको एचएमटी का कारखाना भी देखने को मिलता है, जो कभी कार्यरत नहीं है, बंद है अभी, पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये भी आपका नैनीताल के पास में देखने को मिलता है, काठगोदाम के पास में। आगे बढ़ते हैं, रामनगर के बारे में पढ़ते हैं हम। नदी है जो कोसी नदी के तट पे बसा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका हल्द्वानी काठगोदाम गोला नदी के तट पर है, ऐसे रामनगर आपका है कोसी नदी के तट पर देखने को मिलता है। इतिहास की बात करते हैं इसके, तो 1854 में कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा बसाया गया था, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और प्रारंभ में रैमजे नगर इसको कहा जाता था, बाद में इसका नाम रामनगर कर दिया गया था। तो रैमजे नगर भी किसका नाम है, रामनगर का ही नाम है। अगर हम सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं इसके, तो गर्जिया देवी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कोसी नदी के तट पर ही है, गर्जिया देवी का मंदिर है, आपने देखा होगा कोई वीडियोस वगैरह में भी, ये नदी के बीचों बीच एक टापू में बसा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कभी कभी काम भी चलता है, क्योंकि आपको पता है कि रीजन वगैरह होता है, जब बारिश वगैरह आती है तो इसके ऊपर अभी दीवार वगैरह बनती है, तो काम भी चलते रहता है गर्जिया देवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी मानी जाती है, ढिकुली नाम भी सुना होगा, ये पर रामनगर में देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और भगवावेश भगवावशेष और सीतावनी यहाँ पर स्थित है, सीतावनी भी कहाँ पर है, ये भी आपका रामनगर में ही है। संस्थानों की बात करते हैं तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, ये भी आपको कहाँ पे, जो आपका उत्तराखंड बोर्ड का जो मुख्यालय है वो रामनगर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से अगर पढ़ा होगा तो आपके मार्कशीट में ऊपर लिखा होता है, या आपकी जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होता है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर लिखा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक आपका हर्बल मंडी भी आपको रामनगर में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अब फल स्वास्थ्य और पर्यटन केंद्र के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि है पहला आता है रामगढ़। देखिए रामगढ़ मुक्तेश्वर काफी ठंडी जगह है, ठीक है, हिल स्टेशन पे बसी जगह है ये। कुमाऊं के फलों का कटोरा कहते हैं, यहाँ पर किसको कहते हैं, ये कहते हैं रामगढ़ को ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे चीजें क्या है, ग्रीन स्वीट व पिछोला सेब की खेती यहाँ पे की जाती है। पीई डेरियाज द्वारा फल उद्यान लगाया गया था, किसने लगाया था, पीई डेरियाज के द्वारा रामगढ़ में यहाँ पे क्या लगाया था, फल का उद्यान लगाया गया था। महादेवी वर्मा संग्रहालय यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक, सबको पता ही है लिटरेचर के बारे में, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं जब आप, तो महादेवी वर्मा को कोई नहीं, हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तो इनका संग्रहालय भी आपको रामगढ़ में देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रवास स्थल टैगोर टॉप भी आपको रामगढ़ में देखने को मिलता है। और गागर नामक पर्यटन स्थल भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी रामगढ़ में देखने को ही मिलता है, रामगढ़, ठीक है। रामनगर और रामगढ़ अलग अलग है दोनों, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे रामगढ़, कुमाऊं में फलवा कटोरा, याद रखना, ठीक है, ये नाम पूछते हैं इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं मैंने। अब आता है भुवाली की बात करूं मैं, तो पर्वतीय फल बाजार, देखिए ये क्या था, फलवा कटोरा था, ये आपका फल बाजार की बात करें तो भवाली सिप्रा नदी के तट पे, अब ये किसकी नदी पे तट है, सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। 1885 में गट कफानी बंगला बना यहाँ पे, और लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल भी आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, भवाली में, देखिए लल्ली की छतरी, ठीक है। 1912 में ये सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, अगर आप भवाली कभी गए हैं तो ये मिलता है, रोड के आस बगल में मिलता है आपका हाईवे जो है। तो 1912 में टीवी सैनिटोरियम की स्थापना यहाँ पे की जाती है,
और कमला नेहरू का इलाज भी यहीं पर हुआ था। तो टीबी सैनिटोरियम कहाँ पे देखने को मिलता है? भवाली में देखने को मिलता है, ये याद रखना, 1912 में ये बना हुआ है। उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकेडमी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक 2022 या 23 में, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक है, पेपर वगैरह देखे थे मैंने, जिससे मैं पेपर करवाया था मैंने। तो ये यूके पीएससी का आर हाईकोर्ट वाला आता है, जो 200 नंबर की जहाँ पे जीएस आती है, तो वहाँ पे ये पूछा गया था। तो यूके पीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकेडमी कहाँ पर है? ये भवाली में देखने को मिलती है। और मलेरिया और शोध केंद्र भी आपको देखने को मिलता है भवाली के आसपास ही। फल का पर्वतीय फल बाजार भी देखने को काफी, क्योंकि ठंडी जगह है मैंने कहा, तो फल काफी लार्ज स्केल पे आप देखने को मिलते हैं, जैसे आरू, खुमानी, सेब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला है धानाचूली, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, ये ठंडी जगह है। मिनी यूरोप इसको कहा जाता है धानाचूली को। देखिए ये क्वेश्चन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ना, जैसे भवाली वगैरह बहुत बार पढ़ लिया होगा, रामगढ़ पढ़ लिया होगा, पर धानाचूली मिनी यूरोप नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे यूके ट्रिपल से टाइम लगा रहा है ऐसे क्वेश्चन डालने में आजकल। तो मुक्तेश्वर के निकट 7000 फीट की ऊंचाई पर है, ठंडी जगह है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है ना, बर्फ गिर जाती है धानाचूली में। तो कभी आप लोग चंपावत डिस्ट्रिक्ट से जब हल्द्वानी जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं, तो बीच में आपकी ठंडी ये जगह पड़ती है, इससे कोई धानाचूली कहते हैं। ठीक है, दोनों अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे कह सकता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा अंदर को है, मतलब नैनीताल में, पर बॉर्डर ही मानूंगा इसको मैं। ठंडी जलवायु और सेब के बागानों के कारण मिनी यूरोप इसको कहा जाता है। तो धानाचूली में काफी ज्यादा सेब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जल्दी गिर जाती है, ठंडी जगह है, तो सेब ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैनीताल जनपद के प्रमुख सरकारी संस्थानों की यहाँ पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला है यहाँ पे प्रशासनिक एवं विधिक की बात करेंगे। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षक एकेडमी एटीआई कहाँ पे देखने को मिलती है? 1988 से नैनीताल में। अगर आप अपर पीसीएस वगैरह के पेपर निकालने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग चलती है ना, वो यहीं पे चलती है। ठीक है, तो याद रखना। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय नैनीताल में ही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में देखने को मिलता है, जो कि 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड में नैनीताल में है। शिक्षा एवं संस्कृति की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आपका हल्द्वानी में है 2005 से, जिसको कहते हैं इग्नू कहते हैं ना आप लोग, ओपन ये कह सकते हैं, या फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ये कहते हैं। ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 से, ये खुटानी भीमताल में है, डॉक्टर यशोधर मठवाल जी द्वारा इसको बनाया गया है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में देखने को आपको मिलता है। और हिमालयन म्यूजियम 1987 से कुमाऊं विश्वविद्यालय कैंपस में नैनीताल में देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। संस्कृति संग्रहालय भी इंपॉर्टेंट है और शैलेश मटियानी पुस्तकालय भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विज्ञान एवं शोध क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट है पूरी एक ही स्लाइड में यहाँ पे आप लोगों को लगे, क्योंकि पढ़ने में आपको आसानी होगी। अब जब देखिए ये चीजें कवर हो जाएंगी, जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ने का यही मीनिंग होता है कि आपकी जब 50% चीजें उत्तराखंड की ना कवर हो जाती है डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है, कोई अलग से बाहर नहीं बनी हुई है। चलिए अब यहाँ पे विज्ञान एवं शोध की बात करेंगे, तो राजकीय वैधशाला मनोरा पीक नैनीताल, ये इंपॉर्टेंट है। टसर अनुसंधान केंद्र व तितलियों का संग्रहालय फेडरिक मिटा द्वारा बनाया गया था, भीमताल में है। राष्ट्रीय शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र भीमताल, सॉरी नैनीताल, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है। रक्षा एवं पर्यावरण की बात करेंगे, तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ये न्यूज में इसलिए भी है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे 3-4 दिन पहले, आज है आपका आई थिंक 24 मार्च है, तो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे राजनाथ सिंह जी आने वाले थे हल्द्वानी में, उनके द्वारा क्या किया रक्षा मंत्री देश के, फिर नहीं गए पाए किसी वजह से, वो आई थिंक मौसम वगैरह खराब था, तो वहाँ जहाँ पे जाने वाले थे। तो देश का पहला यहाँ पे कह सकते हैं घोड़ा का सैनिक स्कूल जो है आपका 1966 जयमल सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन नैनीताल में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो अच्छे नोट्स हैं, अगर क्विक रिवीजन करेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिर एवं आध्यात्मिक स्थलों की यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कैची धाम की अगर हम बात करते हैं, तो बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ पे क्या लगता है, विशाल भंडारा होता है, मेला लगता है। हाल ही में कुश्या कटोली तहसील का नाम, देखिए मैंने जो आपको ये बताया है ना, ये पूरा करंट को भी यहाँ पे ऐड किया, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ना। आपने अगर इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रखी है तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, जो करंट के साथ है उसको मैंने ऐड करके यहाँ पे बना रखा है। तो कुश्या कटोली तहसील का नाम परगना श्री कैचीधाम रखा गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे तहसील थी कुश्या कटोली, इसको आप कहते हैं श्री परगना श्री कैचीधाम तहसील यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है। नैना देवी मंदिर की बात करेंगे, तो प्राचीन मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने करवाया था। कारकोट नाग देवता भीमताल के निकट नाग पंचमी को दूध चढ़ाया जाता है यहाँ पे। कारकोटक नाग की माता कैचुली देवी का यहाँ पे मंदिर तट पर है। ठीक है, इसके बाद है घोड़ाखाल गुल देवता, जब मैं अल्मोड़ा आपको पढ़ाया था, चंपावत पढ़ाया था मैंने आपको, एक गोलजू का मंदिर चंपावत में पढ़ाया था, एक चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा में पढ़ाया था, और तीसरा मैंने उसी दिन कहा था आपसे कि एक है आपका घोड़ाखाल में है करके बताया था मैंने। ठीक है, यही घोड़ाखाल में ही आपने विवाह मूवी अगर देखी होगी शाहिद कपूर की, ठीक है, वो इसकी मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी। ठीक है, तो चंद शासक बाज बहादुर चंद्र द्वारा निर्मित ये आपका घोड़ाखाल मंदिर
1955 में नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ घंटी दान की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेड़ाखाल आश्रम, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा काफी ज्यादा आती है यहाँ पे अभिनेत्री, तो ऐसे में रिलेट करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बार आती है, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने न्यूज में देखा होगा। तो हल्द्वानी के पास गुना नदी के तट पर एक अन्य मंदिर, देखिए सबसे एक जो हेड़ाखाल का मंदिर है वो आपका रानीखेत में है, एक आपका मिलता है हल्द्वानी में मिलता है हेड़ाखाल बाबा का आश्रम। ठीक है, दोनों जगह याद रखना। अन्य स्थल मुक्तेश्वर महादेव, जो कि आपको मैंने बताया मुक्तेश्वर में है। लोखाम लोखा लुखाम देवता नैनीताल में है। हनुमान धाम हुई और अरबिंदो आश्रम सब नैनीताल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब हम स्थापना एवं विकास का कार्यक्रम देखते हैं, ब्रिटिश काल से आधुनिक युग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1844 की अगर मैं बात करता हूं, 1844 की, तो चर्च जेम्स इन विल्डरनेस की स्थापना यहाँ पे होती की जाती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो 1858 की बात करेंगे तो भारत के प्रथम मेडोटिक चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना, नैनीताल में की गई थी। 1880 की बात करूं मैं, तो पाइंस से मिट्री, जो मैंने आपको बताया था 1880 में जो भूकंप आया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया स्लाइड जब स्टार्ट की थी वीडियो, कि यहाँ पे क्या है, कब्रिस्तान है। किसका कब्रिस्तान है? अंग्रेजों का कब्रिस्तान है, क्योंकि 1880 में जो बहुत से लोगों की जब डेथ होती है तो अंग्रेजों को यहाँ पे इनकी चर्च, इनके यहाँ पे क्या बनाए थे, कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे दफनाया गया था। ठीक है, इनका एक कब्रिस्तान है जिसको पाइंस सेमेस्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो 1885 की मैं बात करता हूँ, तो हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हल्द्वानी में 1885 में की जाती है। 1906 की बात करता हूं, तो कुमाऊं में भाबर खेतिया न्याय निधि की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रिसेंट में। तो 1906 में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्याय निधि का गठन यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 1905 की अगर मैं बात करता हूं, तो भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड मुख्यालय नैनीताल में देखने को मिलता है। 1902 में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना यहाँ पे की जाती है। 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना की जाती है, जो कि आपके हर शहर में अभी देखने को मिल जाते हैं। 1918 में सेवाराम सभा की स्थापना की जाती है, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बाकी आप पीडीएफ पर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, 1985 की अगर मैं बात करता हूं, तो पहाड़ नामक सस्ता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने, मैंने आपको बताया था अस्कोट टू आराकोट यात्रा बताया था ना, तो पहाड़ सस्ता ना यही करवाती है उसको। ठीक है, तो 1985 में ही शेखर पाठक जी ने नैनीताल और शायद में नैनीताल रोप इसकी स्थापना 1950 में होती है। देखिए ये अलग है और ये अलग चीज है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो 1968 में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब चंद्रशाह डुलेरिया द्वारा यहाँ पे स्थापना की जाती है। कब? 1968 में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना यहाँ पे की जाती है। तो ये कार्यक्रम था, कब चीज किस टाइम पे क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नैनीताल महत्वपूर्ण विविध एवं तर्क एवं समसामयिकी। अब देखिए, अब करंट अफेयर भी जो मैंने ऐड कर रखा है ये एग्जाम में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कह सकता हूं मैं, क्योंकि आपका करंट का बेस है यहाँ पे। देखिए तकनीकी प्रथम की अगर बात करते हैं पहले हम, ठीक है, तो नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। मुक्तेश्वर में मौसम संबंधी पहला डॉप्लर रडार जनवरी 2021 में सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। कहाँ पे? मुक्तेश्वर में, जो आपका मौसम संबंधी पहला डॉप्लर रडार है, और नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित किया है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। शिक्षा और नवाचार की बात करता हूँ, कोटाबाग में घोड़ा लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बीच में मैंने इंपॉर्टेंट जो ये कह सकता हूँ कि चर्चित नाम से, जैसे नमक वाली सती बहुगुणा की अगर मैं बात करता हूँ, तो मांगल गल नंदा देवी सती की बात करता हूँ मैं, नंदा सती, रिंगालमैन राजेंद्र बड़वा की बात करता हूँ, या फिर ऐसे एक आपके ढोल गर्ल वाली जो थी वर्षा बंडरवाल, भूली आर्ट तान्या कोटनाला, इतने याद आ रहे हैं। ठीक है, अभी पिरोल वुमेन मंजू शाह, तो ये सब क्या थे, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिख के बताए भी थे, ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वो फैल भी गए थे। ठीक है, मतलब वायरल हो गए थे, क्योंकि मैंने वो लिख के भेजे थे स्टिकी नोट वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए, घोड़ा लाइब्रेरी शुभम बधानी द्वारा स्थापित है। दुर्गम, ये करते क्या है, अब घोड़ा लाइब्रेरी मतलब ये है ना, ये क्या करते हैं, अपने घोड़े पे दुनिया भर की किताबें लेके उसके ऊपर रख के गांव गांव घूमते हैं, बच्चों को शिक्षा मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो दुर्गम गांव तक किताबें पहुंचाने की पहल है इनके द्वारा। पीएम मोदी ने मन की बात में इनके बारे में बात भी की थी, और इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में इनको सम्मानित भी यहाँ पे किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, ये नैनीताल से ही आते हैं, सुधम बधानी जी। ठीक है, अब पर्यावरण एवं जीव की बात करूं, तो महासीर मछली के पालन हेतु भीमताल में, ये काफी इंपॉर्टेंट मछली मानी जाती है। ठीक है, विकास के लिए भीमताल में विकास परियोजना लाई गई है। पंटवा डागर में पटवा नामक औषधि झाड़ी, जिसको मिजोट्रोपिस पेलिजा कहते हैं, ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी नाम है, वैज्ञानिक नाम, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको डाल दिया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेलों की अगर बात करता हूँ, तो हरियाली मेला भीमताल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैचिंग फॉलोइंग में मेले पोछे आते हैं। जियारानी मेला रानीबाग में लगता है, जो मैंने बताया था आपको, एचएमटी का यहाँ पे क्या है, कारखाना भी है। सीतावनी रामवनी मेला रामनगर में लगता है।
लोखान देवता मेला, ओखलकांडा ब्लॉक, मैंने बताया सबसे पुराना ब्लॉक माना जाता है, अंग्रेजों के टाइम से माना जाता है, और लौह स्तंभ की पूजा यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगर विविध की बात करूं तो फांसी गदेरा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, नैनीताल में देखने को मिलता है। पर्दा धारा भी नैनीताल में है, सिपाही धारा भी नैनीताल में है, और आईआरबी प्रथम बटालियन बेल पड़ाव 2004 से यहाँ पे। अब ये बहुत से बच्चे, अगर आप लोगों ने आबकारी का पेपर दिया होगा, ठीक है, बहुत से लोगों का यहाँ पे फिजिकल, पुलिस का फिजिकल हुआ होगा, आबकारी का जो पेपर था, परिवहन कांस्टेबल वाला जो पेपर था, ठीक है, तो आईआरबी बटालियन जो है बेलपड़ाव में, बेलपड़ा जो आप हल्द्वानी कालाढूंगी से आगे जाते हैं, जब नहीं जब आप रामनगर पहुंचने वाले होते हैं, तो उससे पहले आपका बेलपड़ाव एक जगह है, तो वहाँ पे आईआरबी का क्या है, प्रथम बटालियन है। यहाँ पे जो भर्तियां होती है उत्तराखंड में, जैसे आबकारी की जो फिजिकल वगैरह यहाँ पे हुए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद रखना है, तो चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल को इको सिस्टम, भूगोल और संबंध में बात करते हैं। ठीक है, सबसे कुछ नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है। नैनीताल का एक मैंने ओवरव्यू रखा है, कुमाऊं का हृदय इसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, एक बार जो हमने पढ़ लिया, एक बार और देख लेते हैं। प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र जो है कैंची धाम है, नैना देवी है, और मुक्तेश्वर महादेव है। ये नैना देवी मंदिर मल्लीताल में है। ठीक है, जो नैनीताल है उसे मल्लीताल में देखने को मिलता है वहां पे। झीलें और प्राकृतिक सौंदर्य की बात करूंगा, नैना झील, भीमताल, सात ताल और नौकुचिया ताल है। वन्य जीव रोमांच की बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में। देखिए अब इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये सबको पता है इसके बारे में, 1936 से, ठीक है, इसका नाम याद रखना बना था ये। और ये एशिया, इंडिया का नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी या काडुआ को कहा जाता है। और भौगोलिक ऊंचाई की बात करेंगे तो देखिए सबसे नीचे मैदान में हल्द्वानी आता है, फिर ऊपर भवाली आता है मध्य ऊंचाई में, फिर नैनीताल आता है उच्ची में, और मुक्तेश्वर मैंने कहा सबसे शिखर पे, ठंडा काफी ज्यादा यहाँ पे होता है करके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच में आपको यहाँ पे रामगढ़ भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे जाके आप अल्मोड़ा निकल जाते हैं सीधे। तो ये आपके लिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट था, काफी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो फिर यहीं से बनते हैं। वैसे आपको और भी डिस्ट्रिक्ट कराए जाएंगे। अब बहुत से कहेंगे सर आपने नैनीताल के अंतर्गत अभी नैनीताल पढ़ाया, तो रामनगर में आपको आपने यहाँ पे जिम कॉर्बेट के बारे में नहीं पढ़ाया। वो जब नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाऊंगा, उसमें वो चीजें कवर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी चीजें जो मेन मेन चीजें थी, जहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हमको जो पढ़नी थी, हमने वो पढ़ ली है। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी चीजें और जितनी भी चीजें थी यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि आप लोग देखिए वीडियो को देखते हुए लाइक नहीं करते, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मेहनत की जाती है। ठीक है, जो ये कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, ये आपको पेड क्लासेस में ऐसे कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग कहीं कोचिंग आते होंगे, वहां पे आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे आधे घंटे में पूरा मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको कवर कर दिया, दूसरा तीसरा कोई पार्ट नहीं यहाँ पे नहीं है, एक ही वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो साथ में ऐसे मैंने चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।